हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक है। उस प्रश्न बैंक से आधारित हम कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए बच्चों, इन प्रश्नों को देखते हैं और आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से समझिए और हो सके तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी आने वाली वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। तो आइए बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न उत्तर। तो हम यहाँ पर आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 100 से 125 शब्दों में उत्तर लिखिए। और पिछले वीडियो में हम आपके लिए भी कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 50 से 60 शब्दों में उत्तर लिखिए, 1 से 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्न जिनके उत्तर हमें लिखना है 100 से 125 शब्दों में लगभग। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। ये प्रश्न आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे? हमें जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के प्रमुख 3 कारण थे जो निम्नलिखित है। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ 100 से 125 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। पहला कारण था आर्थिक असंतोष। 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में अनेक बार अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ। ऐसे अवसरों पर ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से भारतीयों में असंतोष बढ़ा। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण में पहला कारण था हमारा आर्थिक असंतोष। तो 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में अनेक बार अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ। ऐसे अवसरों पर ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से भारतीयों में असंतोष बढ़ा। फिर अगला कारण है लॉर्ड कर्जन नीति। तो लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति ने भारतीयों में असंतोष को बढ़ा दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में सीनेट की व्यवस्था में शिक्षित भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ। जब लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति ने क्या किया, भारतीयों में असंतोष को बढ़ा दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। आइए बच्चों, इसका अगला कारण देखते हैं, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन क्या? कर्जन के सबसे घृणित कार्य बंगाल को 2 भागों में विभाजित करना था। जो लॉर्ड कर्जन के जो सबसे वो बंगाल विभाजन में लॉर्ड कर्जन ने जो 2 भागों में विभाजित कर दिया, इस घटना से सारा राष्ट्र उत्तेजित हो गया था। इससे भारतीय युवकों में त्याग व बलिदान की भावना जागृत हुई थी। इससे क्या हुआ? इससे भारतीय युवकों में त्याग व बलिदान की भावना जागृत हुई थी। फिर अगला उसमें कारण है हमारा क्रमांक 4, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। तो 19वीं सदी में विश्व में अनेक देशों में क्रांतियाँ हुई और उनमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्ति की होड़ लग गई। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड के स्वाधीनता संग्राम और उनके परिणाम भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बने थे। 19वीं सदी में विश्व में अनेक देशों में क्रांतियाँ उत्पन्न हुई थी। उसमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्ति की होड़ लग गई थी। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड के स्वाधीनता संग्राम और उनके परिणाम भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बने थे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न था, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे? तो क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के थे, एक पहला कारण था आर्थिक असंतोष, दूसरा था लॉर्ड कर्जन की नीति। लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी उसके कारण भी क्या हुआ था, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय का कारण हुआ था। फिर उसमें अगला है बंगाल विभाजन और
क्रमांक 4 है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। तो इन कारणों से क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण थे। तो इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं या वीडियो के माध्यम से भी देखकर आप इसे समझ सकते हैं, ताकि आपको यदि परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए तो लिखने में दिक्कत नहीं होगी। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसके रचनात्मक पक्ष क्या क्या थे, लिखिए। जो असहयोग आंदोलन है उसके क्या कारण थे और इसके रचनात्मक पक्ष क्या क्या थे, हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में भारत में जलियांवाला बाग का हत्याकांड, रोलेट एक्ट का विरोध और स्वराज की प्राप्ति के लिए 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन के जो कारण थे उसके कुछ रचनात्मक पक्ष है जो हमें यहाँ पर लिखना है। तो असहयोग आंदोलन, भारत में जालियांवाला बाग का हत्याकांड, भारत में क्या हुआ था, जालियांवाला बाग का हत्याकांड, रोलेट एक्ट का विरोध और स्वराज की प्राप्ति के लिए 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन से प्रारंभ हुआ। उसके कुछ पक्ष है, तो देखिए इसमें रचनात्मक पक्ष, राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना, पंचायतों द्वारा विवादों का निर्णय, सत्य एवं अहिंसा पर बल। फिर इसमें हमें दिया हुआ कताई बुनाई को बढ़ावा देने के लिए चरखे को प्रोत्साहन और आंदोलन को सफल बनाने के लिए 1 करोड़ स्वयंसेवकों को भर्ती। तो इस तरह से जो हमारा प्रश्न था असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, तो उन कारणों को यहाँ पर हमने बता दिया है, आप उन्हें नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, संयुक्त राष्ट्र के कौन कौन से अंग है, किसी एक अंग का वर्णन कीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र है उसके कौन कौन से अंग हैं, हमें किसी एक अंग का वर्णन करना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग निम्नलिखित है। क्रमांक 1, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह क्या थे, संयुक्त राष्ट्र के कौन कौन से अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है, 5 है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ये 5 दिए हुए हैं। और हमें किसी एक अंग का वर्णन करना है। तो देखिए सुरक्षा परिषद का हमने यहाँ पर वर्णन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में शामिल है, इसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। जो सुरक्षा परिषद है, तो सुरक्षा परिषद का जो कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में शामिल है। इसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, किसी एक तत्व का वर्णन कीजिए। भारत की जो विदेश नीति है उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, किसी एक तत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, देखिए भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, भौगोलिक तत्व, गुटनिरपेक्षता, ऐतिहासिक समस्याएं और राष्ट्रीय हित। यह क्या है, भारत की विदेश नीति के निर्धारित तत्व है 4। तो इसमें से किसी एक तत्व का वर्णन करना है। तो देखिए गुटनिरपेक्षता का वर्णन हमने यहाँ पर बताया है। विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। गुटनिरपेक्षता की नीति न तो पलायनवादी है और न अलगाववादी, बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग को संभव बनाने की है। यह क्या है, गुटनिरपेक्षता की नीति है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगे क्या थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसकी मुख्य आरंभिक मांगे क्या थी। तो देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगे निम्न थी।
प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करना। क्रमांक 1 में क्या था? प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करना। भारत में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षाओं का आयोजन और इसके लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाना। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। भारत का औद्योगिक विकास, किसानों को कर्ज में राहत और हथियार कानून में संशोधन। यह थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगे क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगे थी यहाँ पर 6। प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व, भारत में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षाओं का आयोजन और इसके लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाना, शिक्षा का प्रचार प्रसार, भारत का औद्योगिक विकास, किसानों को कर्ज में राहत और हथियार कानून में संशोधन। तो इस तरह से है हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, जल प्रदूषण के क्या कारण है? जल प्रदूषण को रोकने के 5 उपाय लिखिए। तो जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण जब मानव का पीने वाला जल और उपयोग करने वाला जल दूषित होता है उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जहाँ जल दूषित हो जाता है, जलों में कुछ रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं, जब क्या हो जाता है जल क्या हो जाता दूषित हो जाता है। जैसे जल प्रदूषण के क्या कारण है? तो जल और क्यों रोकने के उपाय। तो जब मानव का पीने वाला जल और उपयोग करने वाला जल दूषित है तो उसे हम जल प्रदूषण कहेंगे। जल प्रदूषण के कारण निम्न है: सार्वजनिक व घरेलू शौचालयों से निकला मल मूत्र नदी में डाला जाता है, जिससे भी क्या होता है? जल प्रदूषण। साबुन प्लास्टिक के पदार्थ का नदी में डालना, जो साबुन के और प्लास्टिक के पदार्थ उन्हें हम नदी में डाल देते। कारखाने से निकला दूषित जल का नदी में मिलना, कारखाने से जो निकला हुआ दूषित जल रहता है उसका नदी में मिलना आदि क्या है? जल प्रदूषण के कारण है। तो जल प्रदूषण रोकने के उपाय देखिए। उद्योगों के रसायन एवं गंदे अपशिष्ट युक्त जलों को नदियों, सागरों, नहरों, झीलों आदि में सीधा न डाला जाए। उद्योगों से जो रसायन निकलते हैं एवं गंदे अपशिष्ट युक्त जो जल को नदियों, सागरों, नहरों, झीलों आदि में सीधा न डाला जाए। शवों को जलाने के लिए विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए। शवों को जहाँ जलाने के लिए विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए। मल विसर्जन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सुलभ इंटरनेशनल जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद करनी चाहिए। जो मल विसर्जन से उत्पन्न होने वाला जो प्रदूषण है उसे रोकने के लिए सुलभ इंटरनेशनल जैसी जो स्वयंसेवी संस्थाएं की मदद लेनी चाहिए। तो इस तरह से हमने आपको जल प्रदूषण के क्या कारण है और जल प्रदूषण रोकने के 5 उपाय के बारे में यहाँ पर बताया है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, स्वराज्य दल का गठन किसने किया? इसके 5 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। स्वराज्य दल का गठन, तो स्वराज्य दल का गठन चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। जो स्वराज्य दल का गठन किसने किया? तो स्वराज्य दल का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। और स्वराज्य दल के प्रमुख स्वराज्य प्राप्त करना, उनके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? स्वराज्य प्राप्त करना, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना और राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, चुनाव लड़कर काउंसिल में प्रवेश करना। ये थे हमारे स्वराज्य दल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, किसने किया था? तो स्वराज्य दल का गठन चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। स्वराज्य दल के प्रमुख है स्वराज्य प्राप्त करना, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, चुनाव लड़कर काउंसिल में प्रवेश करना। यह थे हमारे स्वराज्य दल के उद्देश्य और यह हुआ था चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, पंचशील समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ था? देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील में
का समझौता भारत और चीन के बीच 29 मई 1954 को हुआ था। जो पंचशील का समझौता था वह दो देशों के बीच मध्य हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 29 मई 1954 को हुआ था। पंचशील के 5 नियम थे। देखिए पंचशील के 5 नियम: एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर करना। उसके जो 5 नियम थे उसमें एक है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर करना, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यह थे पंचशील के 5 नियम। देखिए पंचशील के 5 नियम क्या थे? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर करना, अनाक्रमण यानी कहीं आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इस तरह से हमने पंचशील के 5 नियम यहाँ बता दिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत की विदेश नीति के मुख्य लक्ष्य लिखिए कोई 7। भारत की जो विदेश नीति है उसके मुख्य लक्ष्य लिखना है हमें कोई 7। तो देखिए यहाँ पर हम कोई 7 लक्ष्य लिखेंगे। भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य है कोई 7। यहाँ पर दिया हुआ भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है। भारत को विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना। भारत जो है उसे क्या करना है हमें? विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना। भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। फिर उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करना। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जो है उसका विरोध करना। एशिया और अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना। एशिया और अफ्रीका जो देश है उसके स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना। और फिर इसके बाद है 5वां क्रमांक, राष्ट्रमंडल के देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना, वैदेशिक व्यापार के विकास हेतु आवश्यक दशाओं का निर्माण करना। यह थी हमारी भारत की विदेश नीति के जो मुख्य लक्ष्य थे वह हमने आपको यहाँ पर बता दिए। जो कि हमें कोई 7 लिखना था तो हमने लिखे थे भारत को विश्व की शक्तिशाली शक्ति बनाना, प्रभावशाली शक्ति बनाना, भारत के औद्योगिक विकास के लिए एक दूसरे से आर्थिक सहायता प्राप्त करना, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करना, एशिया और अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना, राष्ट्रमंडल के देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना, वैदेशिक व्यापार के विकसित हेतु आवश्यक दशाओं का वर्णन करना। इस तरह से थी हमारी भारतीय विदेश नीति के 7 मुख्य तत्व। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई एवं इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? जो होम रूल आंदोलन है इसकी स्थापना कब हुई और इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सितंबर सन 1916 को ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना हुई। जो सितंबर सन 1916 को ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना हुई। लीग का लक्ष्य था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिक तरीकों के माध्यम से स्वशासन अर्थात होम रूल प्राप्त करना। सितंबर सन 1916 को ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना हुई। लीग का लक्ष्य था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिक तरीकों के माध्यम से स्वशासन अर्थात होम रूल प्राप्त करना। लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने इस आंदोलन का धुआंधार प्रचार किया। आंदोलन ने जोर पकड़ा। होम रूल आंदोलन ने अपने युग में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह से जो हमारा प्रश्न नंबर 11 था कि होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई और इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सितंबर सन 1916 को ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। लीग का लक्ष्य था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिक तरीकों के माध्यम से स्वशासन अर्थात होम रूल प्राप्त करना। लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने इस आंदोलन का धुआंधार प्रचार किया। आंदोलन ने जोर पकड़ा। होम रूल आंदोलन ने अपने युग में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखा, जो कि होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई और उसका भारतीय नीति पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, संयुक्त राष्ट्र की किन्हीं विशेष 3 संस्थाओं का वर्णन कीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र की कोई 3 विशेष संस्थाओं का वर्णन करना है। आर्थिक व सामाजिक विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अनेक संस्थाएं स्थापित की। इनमें से 3 प्रमुख संस्थाएं निम्नलिखित है। संयुक्त राष्ट्र की किन्हीं 3 विशेष संस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो आर्थिक व सामाजिक विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अनेक संस्थाएं स्थापित की। इनमें से 3 प्रमुख संस्थाएं निम्नलिखित है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। ये क्या है? यूनेस्को है। तो इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करना है। उसके बाद है क्रमांक 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका उद्देश्य सभी लोगों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना था। फिर अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, जिसे हम यूनिसेफ भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना 1946 में की गई। यूनिसेफ सभी बच्चों को बिना किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए दिए जाने का प्रावधान करता है। यह संगठन स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। तो यह 3 कार्य थे हमारे होम रूल आंदोलन की। यह 3 कार्य थे हमारे संयुक्त राष्ट्र की किन्हीं 3 विशेष संस्थाओं का वर्णन। तो जो संयुक्त राष्ट्र की किन्हीं 3 विशेष संस्थाओं का वर्णन हमने यहाँ पर कर दिया। आप भी इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते। जो पहली संस्था थी वह थी यूनेस्को, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन भी कहते हैं। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। फिर है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, जिसे हम यूनिसेफ कहेंगे। यह थे हमारे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन 3। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसके गठन के उद्देश्य लिखिए। जो मुस्लिम लीग थी इसकी स्थापना कब हुई? हमें इसके गठन के उद्देश्य लिखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आएगा मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। इसके गठन के उद्देश्य हम बताएंगे। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जगाना और सरकार के कदमों के बारे में उनके मन में अगर कोई गलतफहमी पैदा हो तो उसे दूर करना। ब्रिटिश शासन के गठन के उद्देश्य क्या थे? लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग के गठन 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुआ था। तो इस गठन के उद्देश्य थे भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जगाना और सरकार के कदमों के बारे में उनके मन में अगर कोई गलतफहमी पैदा हो तो उसे दूर करना। फिर अगला है भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की घोषणा करना तथा उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को आदर के साथ सरकार के समक्ष रखना। लीग के दूसरे उद्देश्य पर अड़िग रहते हुए दूसरे समुदायों के प्रति किसी प्रकार के विरोध की भावना को रोकना। यह 3 उद्देश्य थे जो हमारी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके गठन 30 दिसंबर 1906 में हुआ था और उसके जो 3 उद्देश्य थे वे हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, चंपारण अहमदाबादियों खेड़ा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। जो चंपारण अहमदाबादियों खेड़ा आंदोलन में गांधी जी की जो भूमिका है उसे हमें स्पष्ट करना है। इसका उत्तर है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। 1917 ईस्वी में और 1918 ईस्वी के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों चंपारण आंदोलन, बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन गुजरात के नेतृत्व में किया।
चंपारण, अहमदाबाद एवं खेड़ा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका 1917 ईस्वी में और 1918 ईस्वी के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष, चंपारण आंदोलन, बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन गुजरात में के नेतृत्व में किया। ये संघर्ष स्थानीय आर्थिक मांगों से जोड़कर लड़े गए। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। अंग्रेज भारतीय नील उगाने वाले किसानों पर भारी अत्याचार करते थे। इन किसानों को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण गए। वहां चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया, किंतु गांधी जी ने उसको नहीं माना। उन्होंने किसानों पर हुए अत्याचारों की जांच के लिए और उनका अंत करने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों को खेड़ा के किसानों को न्याय दिलाया। अहमदाबाद के मिल मजदूर वेतन के वृद्धि की मांग कर रहे थे और खेड़ा के किसान फल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोक देने की मांग कर रहे थे। चंपारण, बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा गुजरात आंदोलन ने संघर्ष के बाद गांधीवादी तरीकों को आजमाने और गांधी जी को देश की जनता के नज़दीक आने का अवसर दिया। तो यह थे हमारे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन में गांधी जी की जो भूमिका थी वह हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है हमारा 15, क्रिस्प मिशन क्या था, वर्णन कीजिए। जो क्रिस्प मिशन है वह क्या था, उसका वर्णन करना है हमें। क्रिस्प मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक मिशन था। क्रिस्प मिशन क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य तृतीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्रारंभ करता था। सर स्टैकार्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय शिक्षा मंडल भेजा था। इसमें है सबसे पहले इन मिशन का उद्देश्य था संविधान सभा का गठन, भारत का विभाजन, संविधान सभा का निर्वाचन, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या से चुना जाएगा और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। ये थे हमारा जो क्रिस्प मिशन क्या था। तो क्रिस्प मिशन था हमारा 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक मिशन था, जिसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्रारंभ करता था। सर स्टैकार्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजा था। इस मिशन का उद्देश्य था संविधान सभा का गठन, भारत का विभाजन और संविधान सभा का निर्वाचन। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या चुना जाएगा और इसमें संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इस तरह से हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर हमने क्रिस्प मिशन, उसका उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिया। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 हमारा था वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। जो हमारा प्रश्न नंबर 16 है वह है वैश्वीकरण के प्रभाव। हमें वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करना है। तो इसका उत्तर है श्रमिकों के जीवन का प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका आशय है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। जो वैश्वीकरण था उसमें श्रमिकों के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा,
क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका आशय है कि श्रमिकों को रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है हमारा, सभी लोगों को लाभ नहीं। जो वैश्वीकरण है उसमें सभी लोगों को लाभ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर वैश्वीकरण का लाभ समाज के सभी लोगों को नहीं मिला है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। वैश्वीकरण का लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं मिला है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपाय किया है। इसके विपरीत अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला, नए अवसर का सर्वोत्तम उपयोग किया है। इसके विपरीत इस प्रकार यह कहा जाता है कि समाज का कमजोर एवं गरीब वर्ग वैश्वीकरण के लाभों से दूर रहा। उसमें अगला पॉइंट जो है हमारा तीसरा, विकसित राष्ट्रों का आधिपत्य। विकसित राष्ट्रों का आधिपत्य। तो देखिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व व्यापार संगठन के निर्देशानुसार क्रियान्वित की जा रही है, किंतु इस संगठन में विकसित राष्ट्रों का वर्चस्व अधिक है। इन संगठनों में क्या है? इन संगठनों में विकसित राष्ट्रों का वर्चस्व अधिक है। ये राष्ट्र उन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं जिनसे उन्हें लाभ प्राप्त होता है। श्रमिकों के लिए इन राष्ट्रों ने अपने बाजार नहीं खोले। इसी प्रकार कृषि को दी जाने वाली सब्सिडी पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ। यह आवश्यक है कि विकसित राष्ट्रों के वर्चस्व को समाप्त किया जाए और वैश्वीकरण को विकसित किया जाए जिसमें सभी राष्ट्रों को लाभ हो। यह था हमारा वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभाव, जिसमें 3 प्रभाव थे: श्रमिकों के जीवन पर प्रभाव, सभी लोगों को लाभ नहीं और विकसित राष्ट्रों का आधिपत्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 17, कृषि एवं पशुपालन पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? कृषि एवं पशुपालन पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो कृषि एवं पशुपालन का पर्यावरण पर प्रभाव। आधुनिक कृषि में उत्पादन वृद्धि के लिए उर्वरकों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। रासायनिक उर्वरक यद्यपि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में लाभदायक है, लेकिन पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं। सामान्यतः खेत में डाले गए कुल रासायनिक उर्वरक का लाभ 60% अंश ही पौधों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अवशेष उर्वरक जो मिट्टी में रह जाते हैं कई तरह के प्रभाव डालते हैं, जैसे वर्षा के जल के साथ प्रभावित होकर खेतों के निकट स्थित तालाबों, नदियों या झीलों में पहुंच जाते हैं। वहां ये उन जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। पशुपालन कृषि की वह शाखा है जो पशुओं के संवर्धन तथा पालन से संबंधित है। पशुओं को पालकर उनसे भोजन तथा अन्य कार्य लिए जाते हैं। पशुधन से प्राप्त उत्पादों को रासायनिक स्तर पर उपयोग करने के लिए नवीनतम तकनीकें प्रयुक्त हो रही है। पशुओं को उचित तकनीक व प्रबंध पर भारी धन खर्च होता है जिससे अधिकतम प्रतिफल मिल सके, परंतु विश्व में कई भागों में पशुओं का आहार व प्रबंधन उचित नहीं है। तो जो हमारा प्रश्न था, कृषि एवं पशुपालन पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, तो देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया था कृषि एवं पशुपालन पर्यावरण को कृषि एवं पशुपालन का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आधुनिक कृषि में उत्पादन वृद्धि के लिए उर्वरकों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। रासायनिक उर्वरक यद्यपि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में लाभदायक है, लेकिन पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं। सामान्यतः खेत में डाले गए कुल रासायनिक उर्वरक का लगभग 60% अंश ही पौधों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अवशेष उर्वरक जो मिट्टी में रह जाते हैं कई तरह के प्रभाव डालते हैं, जैसे वर्षा के जल के साथ प्रभावित होकर खेतों के निकट स्थित तालाबों, नदियों या झीलों में पहुंच जाते हैं। वहां ये उन जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। पशुपालन कृषि की वह शाखा है जो पशुओं के संवर्धन तथा पालन से संबंध है।
पशुओं को पालकर उनसे भोजन तथा अन्य कार्य किए जाते, जैसे पशुधन से प्राप्त उत्पादों को रासायनिक स्तर पर उपयोग करने के लिए नवीनतम तकनीकें प्रयुक्त हो रही है, लेकिन पशुओं को उचित तकनीकी प्रबंध पर भारी धन भी खर्च होता है जिससे अधिकतम प्रतिफल मिल सके, परंतु विश्व के कई भागों में पशुओं का आहार व प्रबंधन उचित नहीं है। तो इस तरह से हमने कृषि और पशुपालन पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं का उत्तर यहाँ लिख दिया है। आप भी इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, कांग्रेस में गरम दल के उदय के क्या कारण थे, वर्णन कीजिए। जो कांग्रेस के समय कांग्रेस में गरम दल के उदय के क्या कारण थे, वर्णन कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही सदस्यों का मतभेद होने के कारण कांग्रेस में गरम दल का उदय हुआ। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही सदस्यों का मतभेद होने के कारण कांग्रेस में गरम दल का उदय हुआ। गरम दल के नेता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन में पूरे देश में लागू करना चाहते थे। स्वदेशी आंदोलन को गरम दल के नेता वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाना चाहते थे। देखिए, जो गरम दल के उदय का क्या कारण था, तो गरम दल के जो नेता थे वह अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में लागू करना चाहते थे, और गरम दल के नेता वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाना चाहते थे। यही कारण था गरम दल के उदय का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, ठोस अपशिष्टों के निपटारे की कोई 2 विधियों का वर्णन कीजिए। जो ठोस अपशिष्ट है उसके निपटारे के लिए हमें कोई 2 विधियों का वर्णन करना है। देखिए, उत्तर इसका पुनः उपयोग, इसका क्या है, पुनः उपयोग। तो पुनः उपयोग में यह प्राचीन विधि है जिसमें अपशिष्ट पशुओं का उपयोग के योग्य बनाते हैं। अपशिष्ट वस्तुओं को पुनः उपयोग यह प्राचीन विधि है जिसमें अपशिष्ट वस्तुओं को उपयोग के योग्य बनाते हैं। सभी धात्विक वस्तुओं को पिघलाकर नई वस्तुएं बन सकती है। यह प्राचीन युग में भी होता था, जैसे प्लास्टिक की वस्तुओं को अपशिष्ट से नई प्लास्टिक वस्तुएं बन सकती है। शीशा और कागज 100% पुनः योग्य उपयोग के है। यह है हमारा ठोस अपशिष्टों में निपटारे की एक विधि। अगली विधि है भूमि में दबाना। यह भूमि पर अपशिष्ट के निपटारे की अत्यंत प्रचलित विधि है, क्योंकि इसमें मुख्य खर्च केवल परिवहन का है। आधुनिक भूमि भराव में ठोस अपशिष्ट को पतली परतों में बिछाया जाता है। दूसरी परत बिछाने से पूर्व पहली परत को बुलडोजर द्वारा दबाया जाता है। बीच बीच में मिट्टी की परत बिछाई जाती है और उसे एक बुलडोजर से ठोस बनाया जाता है। इसके लिए ऐसे स्थल चुनते हैं जहां बाढ़ का पानी पहुंच सके। भूजल जल स्तर भी गहरा होना चाहिए। देखिए, जो हमारा भूमि में दबाना, जो ठोस अपशिष्टों का निपटारा है, उसमें यह भूमि पर अपशिष्ट के निपटारे की अत्यंत प्रचलित विधि है, क्योंकि इसमें मुख्य खर्च केवल परिवहन का है। आधुनिक भूमि भराव में ठोस अपशिष्ट को पतली परतों में बिछाया जाता है। दूसरी परत बिछाने से पूर्व पहली परत को बुलडोजर द्वारा दबाया जाता है। बीच बीच में मिट्टी की परत बिछाई जाती है और उसे एक बुलडोजर से ठोस बनाया जाता। इसके लिए ऐसे स्थल चुनते हैं जहां बाढ़ का पानी पहुंच सके। भू जल स्तर भी गहरा होना चाहिए। यह थे हमारे ठोस अपशिष्टों के निपटारे की 2 विधियाँ। पहली विधि थी पुनः उपयोग और दूसरी विधि थी भूमि में दबाना। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो हमें दर्शाना है हिंद महासागर, एडिलेड, तस्मानिया द्वीप, मकर रेखा, ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर, प्रशांत महासागर, ब्रिस्बेन, न्यूजीलैंड द्वीप, डार्लिंग नदी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आयर झील और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो देखिए, यहाँ में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मानचित्र दिया हुआ, इसमें हमें दर्शाना था। देखिए, हमने यहाँ पर बताया हुआ है आपको। क्रमांक 1 हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हिंद महासागर। देखिए, यहाँ हिंद महासागर है। फिर जो क्रमांक 2 था एडिलेड, जो यहाँ पर है। फिर अगला क्रमांक था हमारा तस्मानिया द्वीप। तो तस्मानिया द्वीप आपको
क्रमांक 3 ये देखिए तस्मानिया द्वीप। फिर अगला है हमारा मकर रेखा, जो कि मकर रेखा, ये मकर रेखा। उसके बाद है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ आपको मिलेगी, ये देखिए यहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ। उसके बाद हमें दर्शाना था कारपेंट्रिया की झील, कारपेंट्रिया की झील। फिर है कोरल सागर, कोरल सागर देखिए 7 क्रमांक कोरल सागर। फिर प्रशांत महासागर, ये 8 नंबर प्रशांत महासागर। फिर ब्रिस्बेन देखिए, ब्रिस्बेन हमारा है 9 नंबर, ये देखिए 9 नंबर ब्रिस्बेन। 10 नंबर है न्यूजीलैंड द्वीप, देखिए यहाँ पर न्यूजीलैंड द्वीप। फिर 11 नंबर है डार्लिंग नदी, ये देखिए। फिर 12 नंबर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये देखिए। फिर 13 नंबर है आयर झील, आयर झील। और फिर 14 नंबर है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। देखिए हमने यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल सब दर्शा दिया है। आप भी इसे अपनी जो बुक में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो रेखा मानचित्र है उसमें दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे अपनी बुक में पूर्ण कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21, हमारा शंक्वाकार पहाड़ी के समोच्च रेखाओं द्वारा दर्शाइए, पहाड़ी के समोच्च रेखा द्वारा दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका चित्र बनाया हुआ है, आप भी इसे बना लीजिए। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे, जो कि हमारी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8, जिसमें कि आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे 100 से मतलब बड़े प्रश्न जो थे हमारे 100 से 125 शब्दों में उत्तर लिखिए। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए और 50 से 60 शब्दों में उत्तर लिखिए। इस तरह से हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न बैंक पर आधारित जो वीडियो था, इसे आप ज़रूर देखिए। और हमारे वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।